Hello everybody, I'm Diksha Sharma. You are watching commerce.com. In this lecture, we will study here past 10-year question papers of UGC NET JRF. This is part 4. We have studied here December 2019 paper. So let's just start this lecture. In the first slide, what the question is given here, arrange the step of e-filing of income tax return in correct option. तो यहाँ पर हमें e-filing की जो रिटर्न के एक सीक्वेंस है उसको करेक्ट लगाना है. सो हमें पता है सबसे पहले हमें रजिस्ट्रेशन करना होता है, रजिस्टर योरसेल्फ, देन वी सेलेक्ट द रिक्विजिट फॉर्म. तो फिर हमने फॉर्म को सेलेक्ट किया, ओके, और उसके बाद हमें क्या करना है, फॉर्म को फिल करना है और अपलोड करना है. लास्ट में हम करते हैं वेरीफाई ITR-V जो कि ऑडिट से रिलेटेड है. ओके, सो व्हाट द ऑप्शन इज हेयर, A, C, then D and B. A, C, D and B. So option 1 is true. So let's just move to the next slide. In this question, the indemnity holder is not entitled to. यानी कि indemnity का मतलब है जैसे आप एक इंश्योरेंस लेते हो, इंश्योरेंस कंपनी, तो उसी तरह से मतलब ये एक एग्जाम्पल है इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इंडेमनिटी का ही. तो उसके अंदर कौन कौन सी चीज़ें नहीं है, हमें एक चीज़ बतानी है जो कि उस कॉन्ट्रैक्ट में नहीं है. तो मुझे देखते ही पता लगा डैमेज ऑफ लाइबिलिटी इंक्लूडेड विच इज़ नॉट एब्सोल्यूट. मतलब जिस लाइबिलिटी का मुझे पता ही नहीं वो यहाँ पर नहीं आएगी. ठीक है, डैमेज ऑफ लाइबिलिटी इंक्लूडेड विच इज़ नॉट एब्सोल्यूट. सो ये चीज़ है जो यहाँ गलत है. So option number 4 is right. Okay, so let's just move to the next question. Which one of the following is not correct according to Consumer Protection Act? तो एक एक चीज़ पढ़ते हैं तो हमें Consumer Protection Act भी क्लियर होगा. District forum shall consist of a lady social worker. या ये ज़रूरी है, डिस्ट्रिक्ट सोशल वर्कर एक होनी चाहिए लेडी उस फोरम के अंदर. So right. State commission shall consist of person who is or has been a judge of हाई कोर्ट. तो हाई कोर्ट का जज स्टेट कमीशन के लिए और सुप्रीम कोर्ट का जज नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट रिड्रेसल कमीशन के लिए ज़रूरी है. तो दोनों ही पॉइंट्स यहाँ से क्लियर हुए. लेकिन थर्ड में जो बताया है डिस्ट्रिक्ट फोरम शैल कंसिस्ट 4 मेंबर्स, लेकिन 4 नहीं होते, यहाँ पर 3 मेंबर्स होते हैं. ओके, सो ऑप्शन नंबर 3 इज wrong option here. So this is our answer. So let's just move to the next slide. Which two of the following are correct? यहाँ पर हमें बतानी है ड्यू डेट्स, किससे रिलेटेड, इनकम से जो हम टैक्स फाइल करते हैं. हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था TDS के बारे में, TDS सर्टिफिकेट के ही फॉर्म है यहाँ. तो जो फॉर्म नंबर 16 है वो एनुअली फिल किया जाता है, इनकम से रिलेटेड है. फॉर्म नंबर 6 एक क्वार्टरली फिल किया जाता है. इसकी डेट्स होती हैं कि कब से कब तक आपको ये फिल करना है. ओके, सो जो फॉर्म नंबर B है वो हाफ ईयरली बताया, लेकिन फॉर्म नंबर B किससे रिलेटेड होता है, ये अगर आपने कोई प्रॉपर्टी बेची है ना तो उससे रिलेटेड है फॉर्म नंबर B, यानी कि TDS सर्टिफिकेट फॉर सेल ऑफ प्रॉपर्टी. अगर आपने प्रॉपर्टी सेल की तो आपको TDS पे करना होगा. फॉर्म नंबर 16C रिलेटेड है लैंडलॉर्ड से रिलेटेड, यानी कि अगर आप लैंडलॉर्ड हैं तो आप फॉर्म नंबर 16 पे करेंगे, फिल करेंगे. तो यहाँ ये दोनों ऑप्शन तो है करेक्ट इनकी टाइमिंग के हिसाब से. तो ऑप्शन A एंड B आर करेक्ट, ऑप्शन नंबर 3. ओके, सो लेट्स जस्ट मूव टू दी नेक्स्ट स्लाइड. 14 डेज इमीडिएट टी बिल्स, जो 14 डेज के टी बिल्स थे बॉट इनटू इफेक्ट फ्रॉम 1916 to 17. ये भी याद रखना क्योंकि ये ईयर्स भी पूछे जाते हैं, राइट. So where is the question? Yeah. तो ये कौन से सर्टिफिकेट के साथ इसे बदला गया, यानी कि टी बिल जो 14 का है ये कब इंट्रोड्यूस किया गया, दूसरे को हटाने के बाद. तो हमने पढ़ा था लास्ट में कि 82 अभी भी है, ये भी 273 वाला टी बिल भी है और 364 वाला भी है. तो कौन सा हटा होगा, 91 डेज वाला. ओके, सो ऑप्शन नंबर 1 इज ट्रू. सो लेट्स जस्ट मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑड वन आउट. अब हमें बताना है कि इनमें से ऑड कौन सा है. तो इन्हीं ऑप्शंस में ही इनके आंसर है. स्पेसिफिक गुड्स कौन सी होती हैं, स्पेसिफिक गुड्स होती हैं
कि अगर आपने कोई कॉन्ट्रैक्ट किया, जैसे ए है, आपने ए को कहा कि मुझे एक टी शर्ट चाहिए जिस पे कि मिक्की माउस छपा हो और मुझे 2 तारीख को चाहिए मेरे बर्थडे पे, ओके। लेकिन वो अगर 2 तारीख को नहीं दे पाया तो ये कॉन्ट्रैक्ट क्या बन जाएगा? अनसर्टेन्ड गुड, ओके। अभी तक तो वो क्या था? स्पेसिफिक गुड था कि आपने उसे बताया स्पेसिफाई करके, बट नाउ अगर कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं होता तो वो बन जाएगा अनसर्टेन्ड गुड, लेकिन अगर कॉन्ट्रैक्ट पूरा हो जाता है तो सर्टेन गुड। तो तीनों इंटर रिलेटेड है। ऑड क्या है? फ्यूचर गुड, ओके। सो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। Let's move to the next slide. So, according to FEMA, foreign exchange does not include, जो FEMA है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, सो इसके अंदर कौन सी चीज़ नहीं आती? मुझे लास्ट ही ऑप्शन में दिखा कि अगर इंडिया के आउटसाइड कोई चीज़ है, आउटसाइड इंडिया के ड्राफ्ट ड्रॉन हुआ और फॉरेन करेंसी में, तो इंडिया से तो इसका कोई रिलेशन है नहीं, तो फिर फेमा क्यों इसे रेगुलेट करेगा? तो ऑप्शन नंबर 4 इज ट्रू, ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्केट लॉजिस्टिक प्लानिंग हैज़ फॉलोइंग 4 स्टेप। अगर आप मार्केट लॉजिस्टिक की बात करें तो मार्केट लॉजिस्टिक होती हैं जैसे वेयर हाउस, जैसे मटेरियल हैंडलिंग, ओवर ऑर्डर से रिलेटेड जो फुलफिलमेंट करनी होती हैं, या डिमांड प्लानिंग हो गई, ये सारी क्या है? मार्केट लॉजिस्टिक। तो अब इनका सीक्वेंस एक है कि हमें किस तरह से कौन सी चीज़ पहले करनी है। तो जब आप पढ़ोगे तो फर्स्ट ऑप्शन को देखो, डेवलप ऑपरेशनल एक्सचेंज इन सेल फोरकास्टिंग, वेयर हाउस मैनेजमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, मटेरियल। सो इस चीज़ से रिलेटेड आपको क्या दिखेगा कि जो सबसे पहले कौन सा होना चाहिए इन चारों में से? तो आप सोचो कि सबसे पहले हम डिसाइड करते हैं, डेवलप करते हैं, फर्स्ट कीवर्ड से उठाओ, सेलेक्ट बेस्ट चैनल करते हैं, या इम्प्लीमेंट? तो इम्प्लीमेंट तो लास्ट स्टेप होता है, राइट। सो इसे रखेंगे लास्ट, तो सी से ही काम बन गया लास्ट। तो ऑप्शन से भी आप कर सकते हो, वरना सबसे पहले क्या होगा? डिसाइड ऑन कंपनीज वैल्यू, मतलब कंज्यूमर की नज़र में देखो कि आपके प्रोडक्ट की क्या वैल्यू है, राइट। उसके बाद देखो सिलेक्ट द बेस्ट चैनल डिज़ाइन, कि आपके लिए बेस्ट चैनल कौन सा रहेगा, और फिर ओरिएंटेशन, ऑपरेशनल एक्सचेंज ऑफ सेल फोरकास्टिंग, वेयर हाउस मैनेजमेंट, ट्रांसपोर्टेशन, मटेरियल, जो कि इसका मेन पार्ट है वो करो, एंड देन इम्प्लीमेंट कर दो। तो ये 3 पॉइंट थे प्लानिंग से रिलेटेड, और लास्ट है इम्प्लीमेंटेशन से। सो अगर आपको कहीं इम्प्लीमेंटेशन दिख रहा है तो वो लास्ट स्टेप होगा, अगर एनालाइज उसके बाद नहीं है, क्योंकि लास्ट में हम क्या करते हैं? फीडबैक्स लेते हैं या फिर देखते हैं कि कहाँ कमी है। सो वो इम्प्लीमेंटेशन के बाद है, वरना यहाँ इम्प्लीमेंट है तो इम्प्लीमेंट इज द लास्ट स्टेप, ओके। सो लेट्स जस्ट मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। विच 3 ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ द साइबर अटैक्स में अकर इन दी प्रोसेस ऑफ मोबाइल बैंकिंग? तो इनको बताने से पहले मैं क्लियर कर दूं एक एक टर्म जो यहाँ यूज हुई है। बैकडोर अटैक्स कौन से होते हैं साइबर सिक्योरिटी में? मतलब अगर आप मोबाइल बैंकिंग कर रहे हैं, मोबाइल से कोई चीज़ परचेज या ले रहे हैं, या बैंक का काम कर रहे हैं, तो क्या बैकडोर अटैक्स होते हैं वहाँ? किस तरह से कि आपका जो पीसी है या कंप्यूटर है उसमें क्या होगा, हैकर उसे एक रिमोट की तरह यूज करेगा। मतलब अगर ये वायरस आपके कंप्यूटर में किसी भी तरह से आ गया तो आपका कंप्यूटर अपने आप बैकग्राउंड में क्या चलेगा क्या नहीं वो आपको नहीं दिखेगा, तो उसके हाथ रिमोट आपके कंप्यूटर का किसी और के हाथ में आ जाएगा। उसे क्या कहते हैं? बैकडोर अटैक्स। फ्रंट डोर अटैक्स होते हैं कि आपने किसी लिंक पे गलती से क्लिक कर दिया, या कोई ऐसी चीज़ जिसके लिए आपसे अथॉरिटी मांगी जाएगी और आपने खुद उसकी अथॉरिटी दी होगी, लेकिन वो कोई और, मतलब वो वायरस ही निकलेगा, ओके। सो ये क्या है? फ्रंट डोर अटैक्स। लास्ट, अब जो डेनियल ऑफ सर्विस अटैक्स हैं ये अलग है। ये क्या होते हैं? I think I'm not clear much for this, but I know डायरेक्ट एक्सेस अटैक। डायरेक्ट एक्सेस का मतलब है आपका कंप्यूटर पड़ा था, उसका पासवर्ड किसी को पता लगा और वो डायरेक्टली वहां से चीजें कुछ भी फ्रॉड कर ले, तो उसे क्या कहते हैं? डायरेक्ट एक्सेस अटैक। तो ये तीनों हैं बैंकिंग से रिलेटेड, ओके। सो ऑप्शन नंबर A, B and D. A, B, D is third option. So let's move to the next slide. Which two of the following measure of central tendency? अब सेंट्रल टेंडेंसी को यहाँ पर कौन से मेजर करते हैं?
मेजर नहीं करते, मतलब मीडियन नहीं कर सकता, मोड नहीं कर सकता, ये डायरेक्टली पता है, तो बी एंड डी ऑप्शन आर करेक्ट, ऑप्शन नंबर 3। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। विच टू ऑफ द फॉलोइंग मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, क्वेश्चन रिपीट, विच ऑफ द फॉलोइंग इवेंट जर्नली हैपन इन द लाइफ ऑफ पब्लिक लिमिटेड कंपनी। तो हमें स्टेप बाय स्टेप बताना है कि सबसे पहले कौन सी चीज़ होती है। जब भी कंपनी बनती है तो उसके सोचने, मतलब उसका एक आइडिया आता है, हम उससे रिलेटेड कुछ मटेरियल इन्फॉर्मेशन इकट्ठी करते हैं, उसमें कुछ खर्चा होता है, उसे क्या कहते हैं, प्राइमरी एक्सपेंसेस। तो सबसे पहले होंगे प्राइमरी एक्सपेंसेस, फिर वो प्राइमरी एक्सपेंसेस रिलेटेड है रजिस्ट्रेशन तक के, मतलब आपकी कंपनी रजिस्टर्ड हो जाए उसके बाद ही तो इनकॉर्पोरेट होगी। देन आता है इनकॉर्पोरेशन। ओके, नेक्स्ट स्टेप। अब लास्ट में फिर इनकॉर्पोरेशन के बाद क्या होगा, जो पब्लिक कंपनी है वो क्या करेगी, पब्लिक इशू करेगी शेयर्स का। ओके, सो पब्लिक इशू होने के बाद फिर वो जो प्रमोटर्स हैं उनको भी शेयर दे सकती है। तो लास्ट ऑप्शन इज डी। ओके, अब इसका सीक्वेंस कैसे बना, CBAD, so option number 3 is correct. So let's move to the next slide. Which one of the following is correct sequence of various stages? यहाँ पर काफ़ी सारे आज sequence हैं तो यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। So which one of the following is correct sequence of various stages of operating cycle of manufacturing company? अगर एक manufacturing company है वो किस तरह की एक मैन्युफैक्चरिंग साइकिल यूज़ करती है, तो सबसे इजी वे है कि रॉ मटेरियल लाती है, उसको फिर वर्किंग प्रोसेस में होता है वो, फिर वो फिनिश्ड गुड बन जाती है और जब हम उसे बेचते हैं, अगर उधार बेच दिया तो एक रिसीवेबल की साइकिल बन जाएगी। तो यही ऑप्शन आपको देखना है, रॉ मटेरियल, फिर वर्किंग प्रोसेस, फिर फिनिश्ड गुड एंड रिसीवेबल। सो फर्स्ट ऑप्शन इज करेक्ट। सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनमें से आपको करेक्ट वन बतानी है। सो मैं बताती हूँ, डिविडेंड पे आउट रेशो है वो क्या होता है कि ये पढ़ते हैं टोटल अर्निंग विच इज डिस्ट्रीब्यूट अमंग इक्विटी शेयर होल्डर ऑफ अ कंपनी। सो यही होता है डिविडेंड पे आउट रेशो। सीधी जो आपने इक्विटी अर्निंग पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर, डिविडेंड पर शेयर अपॉन अर्निंग पर शेयर, मतलब आपकी अर्निंग में से आपने अपने इक्विटी शेयर होल्डर्स को कितना दिया है उसे कहते हैं। सो ऑप्शन 1 ठीक बता रहा है। नेक्स्ट जो बर्ड इन हैंड, बर्ड इन हैंड का अगर मैं हिंदी में पूरा बताऊं आपको तो उसका मतलब है कि हाथ में पक्षी अगर एक है तो वो झाड़ी पे बैठे 2 के बराबर है। यानी कि अगर आपके हाथ में 1 रुपया 2 रुपए हैं तो वो दूर पड़े हुए 10 रुपए के बराबर है, ये कहने का मतलब है यहाँ पर जॉर्डन जो बोलते हैं। सो ये इन्हीं ने दिया है, राइट है। और इनका जो रूल है वो ये कहता है कि जो इन्वेस्टर है, इन्वेस्टर से रिलेटेड है, तो वो कैपिटल गेन की तरफ, कैपिटल गेन को ज़्यादा प्रेफर करता है। ओके, सो हियर 2 3 sorry, A and B are true, so our answer is A and B. So let's just move to the next slide. Under which of the following category a partner of a partnership firm will be assessed? जो एक पार्टनर है वो टैक्स अथॉरिटी के सामने कौन से तरीके से असेस होगा, यानी कि एक इंडिविजुअल माना जाएगा, HUF फर्म, या फिर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। ये हमने पढ़ा ही है, जो अभी सीरीज चल रही है पार्टनरशिप की, तो उसमें हम डीपली इसे कवर कर रहे हैं। तो आपने वहाँ पे पढ़ा होगा कि फर्म, जो पार्टनरशिप का कोई भी इंसान है वो फर्म के अंडर आएगा, ठीक है, क्योंकि वो मिलकर पार्टनर्स क्या बनाते हैं, फर्म। ओके, सो ऑप्शन नंबर 3 इज ट्रू। सो लेट्स जस्ट मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वॉइड कॉन्ट्रैक्ट? अब वो वॉइड कॉन्ट्रैक्ट कौन सा है, इनमें से बताना है। तो आप देखो कि जो कॉन्ट्रैक्ट विच इज सीज टू बी अनफोर्सेबल बाय लॉ, मतलब लॉ जिसे सीज कर दे, गलत ठहरा दे, तो यही हुआ वॉइड, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट जो कि व्यर्थ है, ठीक है। सो ऑप्शन नंबर 2 इज करेक्ट। So let's just move to the next slide. E-commerce, one of the key design element of an effective website community refers to। जो ई-कॉमर्स है वो एक की डिज़ाइन है वेबसाइट कम्युनिटी का। इनमें से देखना है हमें इट्स लेआउट, मतलब जो वेबसाइट हमने डिज़ाइन की, अब उसका की एलिमेंट क्या होगा, बेसिक चीज़। तो इट्स लेआउट एंड डिज़ाइन, इट्स वे ऑफ अनेबल यूज़र टू यूज़र कम्युनिकेशन, साइट एबिलिटी। तो जो सेकंड ऑप्शन भी पढ़ा मैंने, तो उसका मतलब क्या है कि वो यूज़र टू यूज़र कम्युनिकेट कर सके। तो हम किसी भी
एक ई कॉमर्स साइट पे जाएंगे तो वो किस लिए आएगा, हम वहाँ पे कम्युनिकेट करने ही तो जा रहे हैं ना। सो ऑप्शन नंबर 2 देखते ही करेक्ट हुआ, सो ऑप्शन नंबर 2 इज राइट। सो लेट्स जस्ट मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। एवरेज अरेंज द फॉलोइंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस इन असेंडिंग ऑर्डर। अब इनको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है, ये आपको याद करना होगा। मैंने अपने नोट्स की एक यहाँ पर पिक डाली है, राइटिंग जैसी भी हो लेकिन देख लो, इसमें मैंने सीक्वेंस भी लिख लिया था अपने एग्जाम के पहले। तो उस टाइम पता नहीं ये क्वेश्चन आया था नहीं आया था, मुझे याद नहीं है, लेकिन आप यहाँ पर इसी तरह से लिख के रखो कि बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट कब हुआ, आरआरबी कब आई। तो इसमें से देखने के बाद मुझे पता लगा कि सबसे पहले कौन सा आया, सबसे पहले आया हमारा यूटीआई, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। 1954 के आसपास था शायद ये, आई थिंक, आई एम फॉरगेट इट, शायद यही था, 1954 के आसपास था ये। और नाबार्ड जो है, नाबार्ड का हम देखते हैं, नाबार्ड 1981 एंड एक्जिम भी 1981, तो ये दोनों 1981 में है। अब देखते हैं बीसी जो इकट्ठे हैं ये यहीं पर है इस स्टेप में, और जो डी है यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया आया, उसके बाद आया नेशनल हाउसिंग बैंक, यानी कि ये आया था 1984 के आसपास। लेट्स जस्ट चेक इट वंस अगेन, 84 87, I had forget it. So option number 3 is true। मुझे इनका सीक्वेंस याद है और ज़रूरी है कि ईयर्स भी याद हों। ओके, सो लेट्स जस्ट मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। हु आर द पार्टीज ऑफ चेक। चेक की पार्टीज कौन सी होती हैं चेक के अंदर, मतलब एक ड्रॉर होता है, एक पेई होता है, एक होल्डर होता है। सो ऑप्शन नंबर सी इज सॉरी 2 is correct, A, B, D is correct। Okay, so let's just move to the next slide। Which of the following statement are true। अब इन्हें पढ़ के हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। ट्रांजेक्शन एक्सपोजर इनहेरिटेंट इन ऑल द फॉरेन करेंसी डिनोमिनेटेड काउंटर ट्रांजेक्शंस। क्या ये है जो ट्रांजेक्शन है एक्सपोजर इनहेरिटेंट टू ऑल सर्विस डिनोमिनेटर कॉन्ट्रेक्चुअल। ओके, व्हाट इज दिस टू हैपन। ओके, पेन क्या हुआ इसे, या सो यहाँ पर हम देखते हैं कि ऑपरेटिंग एक्सपोजर डज नॉट हैव एनी इम्पैक्ट ऑन फर्म्स। तो जब ऊपर की चीज़ें पढ़ ली, एक चीज़ दिखी जो नॉट वाली है उसे पहले पढ़ लेते हैं। जो ऑपरेटिंग एक्सपोजर है वो किसी फर्म के को इम्पैक्ट नहीं करती फ्यूचर ऑपरेटिंग के लिए। क्या है ये ठीक है, नहीं, ऑपरेट करने में बिल्कुल इफेक्ट करती है। सो यही ऑप्शन क्या होगा, गलत होगा। मतलब अब ये हो गया एक, तो अब मुझे पता लगा कि डी तो गलत है, ठीक है, तो क्योंकि इम्पैक्ट करती है ना, तो ए बी सी जो हुए ठीक हुए। सो ऑप्शन नंबर 4 इज ट्रू। सो लेट्स जस्ट मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ओके, ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग अजम्पशन ऑफ द थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। कंज्यूमर बिहेवियर की थ्योरी भी हमने पहले डिस्कस की थी, ऑर्डिनल की थी, इस बार कार्डिनल है। तो उस पर बताना है कि कंज्यूमर रैशनल होता है, लिमिटेड इनकम है उसके पास, यस, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन चाहता है वो, यस, और डिमिनिशिंग मार्जिन यूटिलिटी है, नहीं, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी नहीं पढ़ते हम यहाँ, हम पढ़ते हैं यहाँ मिनिमाइजिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूट। ओके, सो ऑप्शन नंबर 4 इज ट्रू, मतलब यहाँ पर यही गलत है, तो यही मेरा ऑप्शन हुआ। सो लेट्स जस्ट मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो हेयर इज इनफ फॉर टुडेज लेक्चर। तो आपको लेक्चर कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, एंड गिव इट अ बिग फैट थम्स अप इफ यू लाइक दिस वीडियो एंड दिस सीरीज। सो कीप सब्सक्राइब, keep learning, keep growing, and subscribe our channel। Thank you।